अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और मुआशी अमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात हुई उसके बाद मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू भी की, मीडिया टॉक भी की। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पर वफाकी वजीर अली जैदी भी खामोश न रहे और सोशल मीडिया फोरम पर ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुकमुका सारे यू टर्न्स की माँ है जिसका मकसद करप्शन को बचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये MRC है, यानी तहरीक बराए बहाली करप्शन। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रखेंगे और हमारा सवाल इस तरह से है। अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकमुका सारे यू टर्न्स की माँ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माजी के सख्त सियासी मुखालिफिन के मामलात में ये हालिया गर्म जोशी पर वफाकी वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी का तबसरा दुरुस्त है, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब, एक तरफ ये इत्तेहाद, दूसरी तरफ जो बात कह रहे हैं अली जैदी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे दुनिया देख रही है, अली जैदी ने दुरुस्त नहीं 100% दुरुस्त कहा है। मैं 26 साल पहले लिखना शुरू किया था, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब गवाह हैं, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, कि ये जेंडर का फ़र्क है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो मैं कहता था कि ये दमुई सांप है, जेंडर का फ़र्क है, ये खड्डा और खाई और छुरी और छुरा, ये मैं लिखता रहा हूँ और एक नहीं हज़ारों बार लिखा है, ये इनसे पूछ लें। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ और ये रियलिटी है। तो कुछ भी नहीं, टोटल धोखा इस मुल्क का, इस मुल्क की डेमोक्रेसी फ्रॉड है, इसकी पार्लिमान, इसका सारा कुछ। आम आदमी को कहते फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, जो आम आदमी को कुछ ना दे सके वो फ्रॉड है, फजूल है। ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक कहा उसने, बिल्कुल आप समझते हैं, दुरुस्त कहा है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, माजी के ख्यालात अब इंट्रो में हमारे नाज़रीन ने भी सुन लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के कितना संजीदगी से देखना चाहिए हमें इस इत्तेहाद को, और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? देखिए जी, जो हसन साहब ने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल हसन साहब सही फरमा रहे हैं, और ये बल्कि मौजूद हैं इस बयानिए के। हसन साहब पिछले 25 जब मैंने तो खुद जब से पाकिस्तान है उनको पढ़ना शुरू किया है, तो इनके जो सारी वो कॉन्टीन्यूटी है, एक तसलसल है, उसी से चल रहा है। इसमें सिर्फ मज़ीद इजाफा ये कर दें कि जो अली जैदी साहब ने जो कुछ फरमाया है, अपने लीडर के बयानात और उनके जो आमाल हैं, नाम आमाल, वो निकाल लें। 2008 में इमरान खान साहब बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के साथ वो बैठते रहे, सारी प्लानिंग की है, इलेक्शन का बाइकआउट प्लान की है, देवर हैंड इन ग्लव। मार्च 2014 में बनी गाला में जब हाई टी हुई है तो फिर यही था। बल्कि मुझे 2009 में याद पड़ता है कि एक उनमें थोड़ी मायूसी भी थी, जनवरी फरवरी का महीना था, तो उन्होंने अचानक मुझे इमरान खान साहब ने इंकशाफ कर दिया कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम मुस्लिम नून के साथ कोई इत्तेहाद करें। तो मैंने स्नैप किया कि हजूर नहीं, उनको पता भी चल गया तो बड़े गाहक किस्म के लोग हैं और आपको बिल्कुल निचोड़ कर रख देंगे। कभी हो गया तो देखते हैं इन द इवेंट ऑफ थिंग्स, अगर आपके अंदर कोई ताकत आ गई और आप इस पोजीशन पे आ गए, किसी ऐसी मुकाम पे खड़े हुए कि जहाँ पे उनसे कुछ ले दे मैं हो सका, फिर तो कोई फ़ायदा है, वगरना आपको कुछ भी नहीं देंगे। बाकी इमरान खान साहब के बयानात नवाज शरीफ साहब के बारे में और नैब के बारे में, उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं और ये नैब बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं। ये वही नैब थी जो मुशर्रफ साहब की थी, क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। और इसी तरीके से इदाराती मुदाखला जो पाकिस्तान की सियासत में, वो भी उनके सारे लोगों के सामने है। ना शर्माना उनको चाहिए, ना शर्माना इनको चाहिए। वो भी, उनके अंदर भी बेशर्मी की एक अमाउंट मौजूद है, इनके अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर तो कुछ चीज़ है ही नहीं। और ये सारे एक ही थाली के कच्चे छट्टे हैं। ये सिर्फ वक्त की जगह पे, अभी पिछले दिनों, एक साल पहले इन्हीं दिनों में इमरान खान और जरदारी को हमने हैंड इन ग्लव देखा था। सेनेट बन रही थी, बलोचिस्तान हुकूमत बन रही थी, लाहौर के अंदर तकरीर हो रही थी, जरदारी साहब, इमरान खान साहब और कादरी साहब इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन कौम को ये समझते हैं कि इनकी आंखों में धूल झोंका जा सकता है। हजूर, कौम सिर्फ इंतजार कर रही होते हैं कि आप उनके हत्थे जब आते हो तो फिर वो हशर करते हैं कि आपको सदियों याद करते हैं, आप लोगों को मिसाल बना देती है कौम। सही। इरशाद भट्टी साहब,
अब इन ख्यालात का मैं इजहार यहाँ पर भी न्याजी किया साहब जाता पे रहा है और कहा एक जाता जुमला रहा है। इजाफा करना चाह रहा जी हूं। जी जी हसन साहब। इब्सा, जी हसन साहब। इब्सा, मुझे एक जुमला न्याजी साहब ने जो कहा ना, मैं आई 100% एग्री विद हिम। पीटीआई, ये याद रखना आप, पीटीआई इज अनदर पीपल्स पार्टी एंड नून लीग इन द मेकिंग। कसर थी इक्तदार की, ये एक्सपोज हुए इक्तदार में आके, आगे आगे देखना। अनदर, अगर साल डेढ़ दो निकाल गए तो ये एक और पीपल्स पार्टी और एक और नून लीग। चलें बस, थैंक यू वेरी मच। इरशाद भट्टी साहब, ये जो इतिहाद है इससे मुतालिक यहाँ पे भी कहा जाता रहा है कि ये ज़ाती मफाद के लिए ही है, अब कोई कौम के किसी मफाद के लिए नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता रहा है कि ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा फुकदान है नून लीग और पीपल, ख़ास तौर पे नून लीग में पीपल्स पार्टी के लिए। तो ट्रस्ट इशूज़ के साथ ये ज़ाती मफाद में भी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर ये इतिहाद किया जा रहा है? देखिए, ये है खाल बचाओ, आल बचाओ और माल बचाओ। बाकी छोड़ दें सारों को। नवाज शरीफ साहब चूँकि इसमें मौजूद नहीं थे, मरीम नवाज़ मौजूद नहीं थी, वो जरदारी इमरान भाई भाई वाली, साद रफ़ीक साहब मौजूद नहीं थे जिन्होंने 8 नवंबर को कहा था 2017 को आसफ जरदारी किंग ऑफ करप्शन एक्सपोज्ड, जब वो सेनेट चेयरमैनी पर। और ख्वाजा आसफ साहब को भी छोड़ दें जिन्होंने कहा था सेनेट चेयरमैनी पर कि इमरान खान हलाला करके तो जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करें। कल इस इत्तेहाद बयानी के 3 चीफ कुक थे। पहला कुक थे जरदारी साहब, दूसरे थे शहबाज शरीफ साहब, तीसरे थे बिलावल भुट्टो। लिहाजा इन 3 कुक्स के जो मिसालेदार तड़के हैं या चटखारेदार तड़के हैं, उनके एक एक नमूना हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है कि आपको जायका ज़रा बेहतर नज़र आएगा। नवाज शरीफ कौमी चोर, अवामी चोर, धरती का नासूर, दरिंदा, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, जाती उमरा का मुजीबुर रहमान, पाए रोटियां खाने का शौकीन, मौलवी ज़ियाउल हक का जानशीन। किसी लस्सी मज वाले से के पास जाएं, वो भी कह देगा मुक गया तेरा शो नवाज गो नवाज गो नवाज। हमने आंखें माथे पर रख ली हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपसे कभी सुलह नहीं होगी, अब जंग रहेगी। नवाज शरीफ को अब छोड़ दिया तो अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और फिर इत्तेहाद हो गया। जनाब शहबाज शरीफ साहब पर आ जाएं। अली बाबा तुझे चौकों पर लटकाऊंगा, तेरे पेट चीर कर डॉलर निकालूंगा, लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। चीटिंग की है उन्होंने, इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा, ये चीटिंग की है। ठगों चोरों डाकुओं तुम्हें पाकिस्तान से निकाल बाहर कर दूंगा। बिलावल मेरे बच्चे, एक केस खुल गया तो अब्बू समेत पूरी जिंदगी बरतानिया अमेरिका में गुजारनी पड़ेगी। और इत्तेहाद हो गया, और इत्तेहाद हो गया। आखिरी बिलावल साहब के करप्शन की एक दीवार को एक धक्का और दो। करप्शन की सुन ले नहीं अभी आपकी नहीं सुनूंगा, अभी मैं आज इत्तेहाद पे चलने दें। करप्शन की एक दीवार को एक धक्का और दो। अंकल नवाज शरीफ मोदी के यार, शहबाज शरीफ कातिले आला, हिसाब दो मेट्रो मुल्तान का, ऑरेंज ट्रेन का, आशियाना का। अवाम में किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इत्तेहाद हो गया। ये खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ। ठीक, हाँ का ऑप्शन आपने लिया इरशाद भट्टी साहब। बाबर सत्तार साहब, जो अपोजिशन की हालिया गर्मजोशी है और फिर जो अली जैदी साहब कह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिटिक्स के ऊपर एक ओवरऑल क्रिटिक हो सकती है। मेरा ख्याल है बिस्मार्क ने बोला था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो पॉलिटिकल अलायंसेस तो हिस्टोरिकली, जब से सियासत की हिस्ट्री है, उस वक्त से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बनती चली आ रही हैं। इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा, सारी दुनिया में ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। अगर अली जैदी साहब क्रिटिक कर रहे होते ओवरऑल पॉलिटिक्स की या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि यहाँ पे असूलों पे सियासत नहीं की जाती, बड़े नैरो इंटरेस्ट पे सियासत की जाती है, अगर बाकी दुनिया में भी ऐसा है तो कम से कम एक फिसाड कम से कम प्रिंसिपल का जरूर बनता है। यहाँ पे प्रिंसिपल का फिसाड भी नहीं बनता तो बिल्कुल हम अग्री कर लेते। लेकिन इसमें फिर वो जरूर शामिल कर देते, जैसे इससे पहले भी बात हुई, पीटीआई को भी शामिल कर देते और कहते हम सबको सियासतदानों को रिव्यू करना चाहिए, ये फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। हम भी यही काम कर रहे हैं। हमने हर तरह की पार्टी के मुख्तलिफ पार्टी से लोग लिए, जो भी परिंदे उड़ रहे थे
अपने अपने घरों से उन्हें हमने बिठाया यहाँ पे और उनके साथ हम अब सियासत कर रहे हैं। MQM के साथ हम इत्तेहाद बना के बैठे हैं। अली जैदी साहब तो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और उन्हें याद भी होगा कि किस तरह की बयानबाजी कराची में चलती रही PTI और MQM के अगेंस्ट। सो ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला मेरा ख्याल है PTI को और उसके रहनुमाओं को कर लेना चाहिए कि क्या यू टर्न अभी भी गाली है या ये कोई एसेट है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि वो लीडर नहीं जो यू टर्न नहीं लेता। तो फिर इनकी आज के बयान से तो लग रहा है कि अभी भी यू टर्न कोई नापसंदीदा चीज है। तो इस चीज का फैसला कर लें। बाकी जाहिर है सियासत में अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन में बैठी हैं, उन्होंने मिलके अगर गवर्नमेंट को फेस करना है तो उन्हें अलायंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उन्हें इश्यूज के ऊपर अग्री करना पड़ेगा। वो क्यों कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीफ फैमिली ज़ेर ताब है और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के ऊपर मुकदमे बन रहे हैं। इसलिए क्योंकि रियासत उनके साथ ये सलूक कर रही है, इसलिए उन्हें इस वक्त हाथ मिलाने की जरूरत है अगर वो बचना चाहते हैं। सही, लेकिन सवाल के जवाब में आप नहीं एक ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर साहब आपने फरमाया यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, रियासत सलूक कर रही है। क्या बात है बाबर साहब। बेनज़ीर की तरफ चलेंगे हम। मौकफ है जो कुछ रियासत कर रही है वो भी हमारे सामने है ना। यही रियासत हाथ मिला रही थी आसिफ जरदारी साहब से, उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था, उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था जब मानेंगे नहीं, मुनाफिकत थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अदालतों में जाएं, इंसाफ के लिए जाएं, इंसाफ के लिए सारा कुछ करें, थोड़ी मुनाफिकत कर लेनी चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए, आगे पता ना चले क्या हो रहा है रियासत में। अब तोड़ मोड़ के पेश बाबर साहब की बात आगे लेके बेनज़ीर की तरफ जाएंगे हम। बेनज़ीर, PTI के रहनुमा का ये कहना बनता नहीं है, तो खुद MQM से इत्तेहाद किए बैठे हैं जिनके खिलाफ बहुत सी बातें करते थे। और ऑपोजिशन की किरदार को कैसा किरदार अदा कर सकेगा इस इत्तेहाद के बाद ऑपोजिशन, इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं नई का ऑप्शन लूँगी और बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि यू टर्न सही है या गलत है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो ग्रेट लीडरशिप का हॉलमार्क है, दूसरी तरफ वो कहती जब ऑपोजिशन साथ बैठती है तो उसको यू टर्न कहते हैं। PTI जब सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ बैठी थी तो वो यू टर्न नहीं था। पीपल्स पार्टी ने जब कोलिशन की MQM के साथ तो वो यू टर्न नहीं था हुकूमत बनाने के लिए, और पंजाब में भी जब उन्होंने हुकूमत बनाई उसके लिए भी उनको कोलिशन की ज़रूरत थी तो वो यू टर्न नहीं था। अभी फ़ौजी अदालतों की बात हो रही है, उसमें भी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही PTI को बैठना पड़ेगा, वो भी यू टर्न शायद नहीं होगा। और अभी जब जनूबी पंजाब की बात होती है तो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ PTI को बैठना पड़ेगा, वो भी शायद यू टर्न नहीं होगा। तो अपोजिशन पार्टीज अगर साथ बैठती हैं तो वो उनके लिए यू टर्न होता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज अभी कर रही हैं वो कह रही हैं कि हम पार्लियामान के अंदर करेंगे। PTI का ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछली हुकूमत में वो पार्लियामान के बाहर सियासत कर रहे थे, वो धरना दे के बैठे हुए थे 100 दिन का। वो पार्लियामान की इज्जत जो है, मतलब वो PTI को खुद भी ये देखना चाहिए। इमरान खान साहब का, अब ये फैफिन की रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं पार्लियामेंट के, उसमें से सिर्फ 6 सेशंस में आए हैं, सिर्फ 6 सेशन, मतलब 16% उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड रहा है। उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके वो सिर्फ 7 दफ़ा आए हैं पंजाब असेंबली में, तो वो खुद भी तो पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे रहे, ऊपर से वो अपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग आज जो चीज़ हुई है वो है मोनिस इलाही साहब की ट्वीट। उन्होंने आज ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान देते रहेंगे तो कोलिशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये भी चीज़ें उनको देखनी चाहिए PTI को। मेरे ख्याल से वो अपोजिशन की कम उनको फिक्र करनी चाहिए, अपनी कोलिशन को भी उनको देखना चाहिए जिनके साथ वो पंजाब में भी कोलिशन में है और मरकज़ में भी कोलिशन में, जिनके साथ अपना इत्तेहाद है उस पर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बेनज़ीर, आप कह रही हैं इसके जवाब में 2 नहीं और 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के 2 मुंजमद अकाउंट से रकम निकलवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर से जवाब तलब करते हुए 15 फरवरी तक रिपोर्ट के साथ परवेज़ मुशर्रफ की दीगर प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त भी तलब कर ली है। यहाँ इस बात की वजाहत करते चलें कि 31 अगस्त 2017 को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिया था, जिसके बाद उनके तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे।
तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस अनोखे वाक़े का हो जाना यकीनन एक गैर मामूली बात है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा हमारे पैनल से, और सवाल इस तरह से, परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से मुंजमद बैंक अकाउंट से रकम निकलवाए जाने का इंकशाफ मामला मुत्तलिका हुकाम की नाअहली है, कोताही है या फिर चश्मपोशी? बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, इस तरह की चीज का क्यों आप ब्लेम बेचारी पीटीआई की गवर्नमेंट को दे रही हैं? हम सब यहीं पे मौजूद थे। परवेज मुशर्रफ साहब अपनी फार्म हाउस, जो कि उस वक्त सब जेल डिक्लेयर हुआ था, वहां से निकले थे अदालत जाने के लिए और मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हमारे सामने हुआ था, पीटीआई हुकूमत में नहीं थी, पीएमएलएन हुकूमत में थी। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो उनका ट्रायल करना चाहते थे आर्टिकल 6 का, और फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ वो भी सब हमारे सामने है। तो बड़ी सिंपल बात है, हमारे मुल्क में दो कवानीन हैं। एक कानून है पावरफुल लोगों के लिए और एक कानून है आम लोगों के लिए। अगर तो ये किसी आम बंदे की बात होती तो ठीक है, वो अलग बात होती। हम कानून की बात करते हैं कि कानून में ये लिखा है, किसकी कोताही हुई होगी, किसकी नहीं हुई होगी। यहां तो ये सवाल रेज करके पता नहीं है वो बेचारे जो जज साहब हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनके साथ आगे क्या होगा। तो बिल्कुल अलग से कानून है परवेज मुशर्रफ साहब के लिए। और इसी तरह हमने असगर खान केस में देखा, 1976 का या पता नहीं किसका 86 का मुकदमा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब ट्रायल कर रही है और देख रही है कि नवाज शरीफ ने कुछ लैंड्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी एज चीफ मिनिस्टर। 1986 का कोई केस है और बड़े सख्त रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए हैं। नवाज शरीफ को बुलाया भी गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो असगर खान केस है, जिसमें एडमिशन है कि हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, ये इतना पुराना मुकदमा हो गया है क्योंकि ये 90s का मुकदमा है कि इसके ऊपर अब हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। और वही 90s का 93 के मुकदमे के ऊपर हमने प्राइम मिनिस्टर तो फारिग कर दिया। तो बड़ा दोहरा म्यार है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस चीज को जितना हम इसमें जाएंगे उतना दोहरा म्यार है, आप समझते हैं? किसी पर जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। फीजुल्लाह न्याजी साहब, कोताही है मुतालिका हुकाम की या फिर ताकतवर के लिए कानून और वाली बात है? पहले तो मुझे ये खुशी हुई है कि जिस कोर्ट ने थोड़ा सा एहतजाज किया है या एक अपना जिसको कहना चाहिए गुस्सा दिखाया है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं। ये 3, 4, 5 अदालतें ऐसी हैं जो खसूसी अदालतें हैं, चाहे ANF है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, चाहे नैब है, चाहे ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है। तो मैंने देखा है कि इनके अंदर जजेस के पास बहुत ही महदूद जो है, मैंने उनकी देखा, उनकी जो मैनूवरिंग कह लें या उनके पास कैपेसिटी कह लें। तो इन हालात में भी जज साहब ने अगर इसके ऊपर अपना गुस्सा इज़हार किया और बताया कि जी रिटेशन उनकी आई है कि जी ये क्यों हुए हैं। बाकी बीबी इस बाबर साहब ने जो कुछ कहा है ये तो छोड़े। आज मज़हर अब्बास साहब का कॉलम है और उन्होंने यही चीज़ जिक्र किया जो बाबर साहब ने फरमाई है। उन्होंने कहा जब मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अपना जस्टिस से जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जिनको मुशर्रफ ने डिपोज किया था, चीफ जस्टिस सिद्दीकी साहब, उनसे जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, उनसे मैं पूछा तो उन्होंने कहा जी असलम बेग ने भी आके एडमिशन की। उन्होंने कहा जी मुझे तो प्रेसिडेंट ने कहा था, और जनरल असद दुरानी साहब ने भी आके एडमिशन की। तो इसका मतलब है कि जो केस 1990 से आया है और जो 99 के अंदर उसके पे फैसला लिख चुके थे इस केस के ऊपर। अब जब ये जब इन्होंने दोबारा केस छेड़ा तो पता यही था कि जी अमला जिनका एडमिशन है वो तो बहरहाल कानून की गिरफ्त से उनको नहीं बचना चाहिए था, उनको तो फौरन एप्रीहेंड करना चाहिए था। तो उनकी तरफ तो किसी ने नज़र देखी नहीं है और खोज लगा रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए जी, फलां ने लिए जी, फलां ने लिए जी, कुछ 50-100 बंदे थे इन्होंने लिए। भाई जुम्मा बाजार लगा रहा है पाकिस्तान में, अभी भी लगा हुआ है। और ये परवेज मुशर्रफ साहब को ये तो इनको ना कुछ कह सकते हैं, बल्कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनके बारे में आप जवाबी को बयानिया भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो देंगे तो वो भी ऑफेंस हो सकता है और फिर आपके बारे में एक तयन होना शुरू हो जाएगा कि आप चाहते क्या है इस मुल्क में। आप इस मुल्क में मुस्बित खबरें नहीं देना चाहते, या आपका रवैया जो इस मुल्क के बारे में कोई मुआंदाना तो नहीं है।
तो इसलिए बड़े केयरफुली बात का टॉपिक करने बाबर साहब से एग्री करते हुए आप अपना तबसरा पेश किया इसके ऊपर। जी, वाज़े कोई ऑप्शन नहीं लिया। हसन निसार साहब, किस पे जिम्मेदारी आती है? देखें, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं आप। वो जो बाबर सत्तार साहब ने कहा और जो न्याजी साहब कह रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून ही नहीं, ज़िंदगी अलग है। सिर्फ कानून को तो गोली मारें आप, उनका सब कुछ ही अलग है, उनकी दुनियाएं ही मुख्तलिफ हैं, इस पर तो कोई शक नहीं। लेकिन इफ़ यू अलाउ मी टू ओवर सिंप्लीफाई द होल थिंग, जिस तरह का हम लोगों का इज्तमाही किरदार है और जो जिस तरह का कोई इदारे शिदारे कोई सर पैर है नहीं चीज़ों का, तो मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कहीं रूटीन में या जो कोई भी ऑपरेट कर रहा था वो भेजते रहे चेक, बैंक वाले भंग पिए बैठे होंगे, वो रूटीन में करते रहे। आई डोंट थिंक मैं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी को फलाना ढमकाना नहीं देख रहा। ये रूटीन का भंगापन है, बिल्कुल रूटीन का भंगापन है। ऐसी चीज बंदे के साथ होती है, वो हैरान ही रह जाता है आदमी, यार ये कैसे हो गया। सोए पड़े थे सारे, उनको शायद पता भी ना हो कि ये हो गया, जेन से निकल गया होगा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं कौन चेक साइन कर रहा है, क्या कर रहा है, उन्होंने चेक भेजे उन्होंने। इस तरह का कोई एक गूफ अप टाइप चीज है, कोई अमाउंट का पता करें। चेक भेजने की बात तो नहीं है, चेक एक्सेप्ट होना और पैसे निकलवाए जाने की बात है ना। हाँ। बाबा मैं वही कह रहा हूं ना कि बैंक सर, मतलब मैं और आप ही है ना, बैंकों में भी हम ही बैठे हैं ना। एक कौम है जिसमें वर्क एथिक्स कोई नहीं, कोई सर पैरी कोई नहीं, ना कोई। देखो आपका तो 80% जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, 80% से ज्यादा वो वक्त पे ऑफिस नहीं जाता, घरों से फोन कर देते हैं, एयर कंडीशनर ऑन कर दो। डिफेंस से वो निकलता है, सेक्रेटेरिएट उसने जाना होता है 2 घंटे पहले। तो ये क्या मतलब, ये सर पैर कोई नहीं है सारे समाज का, सारे माशरे का। तो मैं तो इसको रूल आउट नहीं करता कि ये रूटीन में ही हो गया हो। और ये खबर आने पे परवेज मुशर्रफ साहब ने भी सर पकड़ा हो और बैंक वालों ने भी कि ये हम क्या कर बैठे हैं। ये इस तरह की बंगियां रूटीन रोज मारते हैं। ये बात सुने, आपको समझ नहीं आती। 30-30 लाख रुपए का 2 मरले के घर को ये बिल भेज देते हैं, शर्माते भी नहीं, डीटों की तरह। रोज की कहानी है ये। तो गैस का बिल आ गया, कितना जी? 7 लाख। घर कितना है 1 मरले का? वो क्या लोग हैं ये? तो मेरा नहीं ख्याल है इस तरह को सीरियसली लें इसको। अदालती हुक्म पर जो मुंजमद अकाउंट से परवेज मुशर्रफ पैसे निकालते रहे, हसन साहब समझते हैं ये रूटीन की बात है। बेनजीर, ठीक सर, आगे बेनजीर की तरफ चलते हैं। बेनजीर, जो इन 2 में से एक बैंक है वो पहले दरख्वास्त दे चुका है अदालत में कि इनके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, लेकिन अदालत ने सख्ती और बरहमी के साथ मुस्तरद कर दिया था उस दरख्वास्त को। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि रूटीन की बात है या सोची समझी? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बल्कि ये दो बैंक्स हैं, एक भी बैंक नहीं है। 2 बैंक्स में फ्रोजन अकाउंट से जहाँ से रकम निकाली जा रही थी, जिसमें से एक बैंक ने, जैसे आपने कहा कि कोर्ट को पिटिशन किया, प्ली की कि उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। क्यों हमें नहीं पता, खैर ये मुस्तरद हो गई। लेकिन ये है कि जब से मुशर्रफ साहब पे ये तहकीकात शुरू हुई हैं, उनको एक किस्म का फ्री हैंड मिल रहा है। नैब में 9 महीने हो गए, अभी तक उनके खिलाफ एक रेफरेंस नहीं आया, ना वो अदालतों में आते हैं। और दूसरी तरफ सियासतदान जो है वो कस्टडी में भी हैं, वो जेलों में भी हैं, उनके खिलाफ रोज़ रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, नए रेफरेंसेस खुल भी रहे हैं, पुराने केसेस भी निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पे मुशर्रफ साहब जो है वो आते नहीं हैं, बल्कि यहाँ तक बात हो रही है कि इंटरपोल के थ्रू इसाक डार साहब को वापस लाया जाए, लेकिन मुशर्रफ साहब की कोई बात नहीं करना चाहता, वो तब से वहाँ पे है। और मतलब अनफ्रोजन अकाउंट, फ्रोजन अकाउंट्स के थ्रू आप अकाउंट्स में से पैसे निकल रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। बल्कि आजकल FIA इतनी हरकत में आई हुई है कि वो फालूदे वाले के बैंक अकाउंट में से भी पैसे निकल रहे हैं, तो टायर वाले के बैंक अकाउंट में से भी पैसे निकल रहे हैं, और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा रकम एक अकाउंट में है या 2 अकाउंट्स में है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, वो फ्रोजन है या अनफ्रोजन है, और किस तरह वहाँ पे काम हो रहा है। तो मुझे तो ये इग्नोरेंस कहीं से नहीं लगती। बिल्कुल दुरुस्त। इरशाद भट्टी साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, पहले 2-3 चीज़ें बड़ी छोटी छोटी वजाहतें। नंबर 1, 96 में जनरल असद दुरानी साहब ने एफिडेविट दिया और माना कि हमने एक बनाकर पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया था,
और नसीरुल्लाह बाबर ने वो असम्बली में आके वो लड़ाया। उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत भी गई, मुशर्रफ के दिन छोड़ दे, मुस्लिम लीग की भी छोड़ दे, पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी रही और उन्होंने कुछ नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, एयर मार्शल असगर खान की फैमिली आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि हम केस चलाना चाहते हैं, तो FIA की रिपोर्ट रद्द हो गई है ऑलमोस्ट, तो केस चलना चाहिए वो। लेकिन इस पूरे केस में सिवाय असद दुरानी के बाकी सारे जांबाज मुकर गए हैं, कस्में उठा गए हैं कि सानू तो पता ही कोई नहीं, गजनी याददाश्तें, कोई पता नहीं क्या कारोबार कहाँ से आए, पैसे कहाँ से गए और किधर से आए। नंबर 1। नंबर 2, परवेज मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था जरदारी साहब ने, ECL से नाम हटवाया था नवाज शरीफ साहब ने, और फिर जब गद्दारी बेंच की टूटा था तो 35 दिन फाइल पड़ी रही थी शाहिद खाकान अब्बासी के टेबल पर, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइल पर साइन नहीं किए थे कि गद्दारी बेंच बन जाए और दोबारा शुरू हो जाए, ये भी देख लिया करें। नंबर 3, इसाक डार साहब, हसन हुसैन, परवेज मुशर्रफ, सारों को वापस आना चाहिए, सारों को इंटरपोल से लाएं या किसी से भी लाएं, सारों को वापस आना चाहिए और भुगतना चाहिए। आगे है जी ये जो कोताही भी है, चश्मपोशी भी है। मुंजमद यहाँ मुंजमद अकाउंट से रकम निकल जाती है, कमाल है भाई यहाँ, लेकिन ये अनोखा वाकया नहीं है। जाली अकाउंट्स में रकमों का आना जाना, मुर्दे अकाउंट्स जिंदा हो जाना, मुर्दों का अकाउंट चलाते रहना और मुंजमद अकाउंट से रकम निकल जाना, ये तो हमारा लगता है अपने बैंकिंग सिस्टम को कोई ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। और फिर अभी कल ही केस सामने आया था, मोहतरम इसाक डार साहब लेटे हुए थे लंदन में, गुलबर्ग लाहौर में उनका सेनेटर बनने के लिए वो गुलबर्ग लाहौर के उधर बैंक में उनका अकाउंट खुल गया था। हम जाते हैं तो पहले हाथ दो, फिर पाँव दो, फिर मुंह दिखाओ, फिर ये करो और वो भी करो। फलूदे वाले, हलीम फरोश, धोबी, बेवा, नाई, मोची, तालब इलम, किसी को पता ही नहीं चलता, अकाउंट्स खुल जाते हैं और फिर पता नहीं किधर से चले जाते हैं। और परवेज मुशर्रफ साहब दुबई में बैठे हैं और यहाँ उनके पैसे निकल रहे हैं। तो ये मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इस पर मुकम्मल बातचीत होनी चाहिए और बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आप सवालात उठा रहे हैं और कोताही और चश्मपोशी दोनों ऑप्शंस आप ले रहे हैं। इस मामले पर हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जिक्र। जी हसन साहब। जी मैंने कहा सारा ही सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है इस मुल्क में? पूरे सिस्टम के ऊपर इस मामले पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। 18वीं तरमीम के मामले से मुतालिक हम बहस करें। 18वीं तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ के बयानात में तजाद पाया जाता है। एक तरफ सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम में कई आर्टिकल्स अच्छे हैं और कई बुरे हैं। इसी पर हम अपने पैनल से सवाल करेंगे और सवाल हमारा इस तरह से है। आरिफ अलवी कहते हैं कि 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम में कई आर्टिकल अच्छे हैं और कई बुरे हैं। अब आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या फवाद चौधरी का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं। इरशाद भट्टी साहब पहले आपकी तरफ आएंगे। भट्टी साहब पहले भी इस तरमीम के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे हैं, अब आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए ये दो अलग-अलग बयानात हैं, खतरा कोई नहीं, ये हम भी कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। ये जरदारी साहब, बिलावल साहब पीपल्स पार्टी का एक भूतनात है जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो करप्शन और केसेस मुबैना करप्शन को छुपाने के लिए उन्होंने 1 यूनिट सिंध कार्ड 18वीं तरमीम चल रहे थे। इसको कोई खतरा नहीं, जिसने भी तब्दील करनी उसने पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत होगी तो वो बदल लेगा, और इन्होंने भी वैसे ही बदली है, जैसे 2/3 अक्सरियत थी तो 18वीं तरमीम बन गई, 2/3 अक्सरियत होगी तो 19वीं तरमीम आ जाएगी, इसलिए खतरा कोई नहीं। बाकी फवाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। क्या फ्लाज हैं कि सारा कुछ उठाकर सूबों को दे दिया गया, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर कैपेसिटी बिल्डिंग के, बगैर कैपेबिलिटीज़ के, बगैर किसी होमवर्क के उठाकर उन्होंने सारा सूबों को दे दिया गया। और आज यही वजह है कि हर कोई सुबह सुबह खेलने के चक्कर में, वफाक क्या रह गया 24 किलोमीटर का, 4-5 महकमे है वफाक के पास और 24 किलोमीटर का वो रह गया। तो और आप 18, और फिर दूसरी बात है कि अगर 18वीं तरमीम का कोई फ़ायदा होता, सिंध देख लें, KP के देख लें, बलोचिस्तान देख लें, पंजाब देख लें, क्या फ़ायदा हुआ 18वीं तरमीम के बाद? यानी क्या उन्होंने कोई तीर मार लिए, क्या ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, क्या सारा कुछ हो गया? होना वही चाहिए जो पार्लियामेंट के जरिए से हो कि आप अगर 18वीं तरमीम 19वीं करनी है, 20वीं करनी है तो। लेकिन फवाद साहब ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले कर लेनी चाहिए थी इस तरमीम से पहले, पता नहीं ये क्या हुआ, अचानक सारे हुर्रियत पसंद इकट्ठे हुए और चल पड़े।
हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं, समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो। बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे, जिस तरह शाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर फ्लॉज जो हैं तरमीम में उसके हवाले से अगर हम देख सकते हैं कि 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम हो जाए। नहीं, मुझे पहले पता नहीं है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कौन से आर्टिकल्स कह रहे हैं कि अच्छे हैं और कौन से आर्टिकल्स बुरे हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम में तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, तो तब तक हम इसको मेरे ख्याल से एनालाइज नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, एक तरफ वो कहते हैं ख़तरा नहीं है 18वीं तरमीम को, दूसरी तरफ जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 18वीं तरमीम पे ही बात हो रही है, और उसके ऊपर जब भी पीटीआई बात करती है तो तनकीद करती है। अभी तक उनका कोई पॉजिटिव बयान नहीं आया कि 18वीं तरमीम में ये चीज़ या ये आर्टिकल अच्छा है। तो ये क्या कहते हैं, देखने वाली चीज़ है कि मतलब कि ये क्यों बार बार बात आती है। और 18वीं तरमीम के अलावा भी कानून साजी मतलब हो ही नहीं रही अभी बिल्कुल भी। जब से पीटीआई पावर में आई है, एक उन्होंने लॉ पास किया है, वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट है, एक उन्होंने रिपील किया है, उसके अलावा कोई कानून ही अभी तक पास नहीं हुआ। सिर्फ अब या तो बात हो रही है 18वीं तरमीम की या फौजी अदालतों की बात हो रही है, और कोई कानून साजी हो ही नहीं रही अभी इसमें। तो अभी मेरे ख्याल से हम इसको इस पर जवाब नहीं दे सकते। और फवाद चौधरी साहब जैसे शाह भट्टी साहब भी कह रहे थे, उन्होंने तो नहीं तय करना कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जिसमें सारी जमातें बैठेंगी और वो डिसाइड करेंगी कि क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए। बेनज़ीर, क्योंकि पीटीआई मुसलसल इसके ऊपर बात कर रही है, फैसल वावडा साहब ने इस पर बात करने का आगाज़ किया था, क्या आपके ख्याल में पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वैसे 18वीं तरमीम से? बेसिकली मुझे नहीं पता कि क्या उनके, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं तो वो बस कंप्लेन करते हैं कि ये चेंज आना चाहिए, लेकिन वो खुल के बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में हाँ, लेकिन ये बात हुई थी कि इस पे डिबेट हुई है, जिस पे पीपल्स पार्टी मानी थी कि हाँ डिबेट इस पे शायद बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो शायद डिबेट होगी तो तभी पता चलेगा कि कौन किस साइड पे है और कौन किसको किस चीज़ से क्या कहते हैं इख्तिलाफ है। ठीक है, ये आप कहती हैं कि आप ये कह रही हैं कि वजाहत नहीं की जा रही पीटीआई की तरफ से कि एक्चुअली उनको इससे प्रॉब्लम है क्या। हसन निसार साहब, आप कोई तबसरा करना चाहें, और फिर फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मुबारक हो सबको ही कि फवाद चौधरी ने पहली बार मेरा ख्याल है कुछ सेंसिबल मुतवाज़न संजीदा दुरुस्त बात की है। अल्लाह करे उसे नज़र न लग जाए। बाकी रह गया डिबेट वाला एक एकेडमिक सी बात है, ये रबर स्टैम्प किस्म की होती हैं असम्बलीज़ वगैरह आपकी। अगर पीपल्स पार्टी को ये पता है कि जी उनके आका क्या चाहते हैं तो क्या डिबेट होनी, उस पर हो भी जाती, कोरम भी पूरा होता तो क्या। ठीक, हम न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, जो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, इस पर आप अगर इस पर भी रोशनी डालना चाहें कि 18वीं तरमीम से मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पहले इससे मुतालिक क्या सूरत हाल रही है? देखिए, पहले तो बात यह ख़तरा तो इसलिए नहीं है कि उनकी जो मेजॉरिटी, जो थिन मेजॉरिटी जो लोअर हाउस में है, असेंबली में है, वो भी एक आम कानून जो है वो तो पास करवा नहीं सकते। को जाके आप तरामीम की बात करें और वो आइनी तरामीम की बात करें। सिंध हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो शोशे हैं, ये ख़ास स्कीम से इन्होंने अलार्म बेल जो है ना वो बजा रखी है। ये कन्फ्यूजन फैलाने की बात है। देखें, ये पाकिस्तान जो है ये एक फेडरेशन है और ये वन यूनिट के हम बहुत सारे नुकसानात उठा चुके हैं। ये जब 73 का आइन बना था तो एक कंक्रीट लिस्ट थी जो सूबों के अख्तियारात थे, मरकज़ ने 10 साल के अपने पास रखे थे, वो आइन के अंदर इंकॉर्पोरेटेड थे। और ये ऑलमोस्ट 80-90% जो 18वीं तरमीम में पहली दफ़ा आइन बनने के 40 साल बाद 2009 के अंदर जब ये तरमीम आई या तरामीम आई, एक के अंदर बहुत सी तरामीम है, तो ये वो कंक्रीट लिस्ट है, सूबों को उनके इख्तियारात दे दिए गए, एजुकेशन हैसियत है। लेकिन इसमें एक और अहम बात जो है वो ज़हन में रखें कि जब ये तरमीम हुई तो तहरीक इंसाफ ने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ था। हर वो पार्टी जिसके पास मामूली अक्सियत थी, जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया था, लेकिन उनके पास सेनेट में 2 बंदे थे, प्रोफेसर इब्राहिम और प्रोफेसर खुर्शीद साहब, उन्होंने हेड किया। और इसके अंदर जब पार्लिमानी पार्टी, हर पार्टी को नुमाइंदगी मिली और डिटेल डेलिब्रेशन हुई असेंबली से बाहर भी। फिर ये मेरे भी इतराज़ होंगे, इतराज़ हर चीज़ पर होते हैं, आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन इसके ऊपर आप इस तरह करके इसके बाद कन्फ्यूजन फैलाएं ना। आपके पास असेंबली में हैसियत है, कोई क्योस क्रिएट करना चाहते हैं,
सिंध मतलब सिंध के अंदर जी। क्या है 30 मेंबर्स हैं आप समझते और हैं इस 5 मामले जो से कि हम मुताबिक गिराना सिर्फ चाहते हैं, confusion फिर कहते हैं हमने फैलाई ये जा नहीं रही कहा, है। एक बंदा कहता है मैंने नहीं कहा, दूसरे ने फलानी बात की है। हर तरह की भांत भांत की बोलियां बोल के ये बिल्कुल एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मुश्किलात अपने लिए पैदा कर रहे ठीक हैं। है। अब पीपल्स पार्टी बिल्कुल हक पे जानब है कि जब आप पे कोई अफ्ताद गिरती है आप उठा के दूसरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर एक ठीक है, फिक्सेशन ऐसा। हो गई है कि ऑपोजिशन को जदोकोप करने से, तरामीम की बात करने से लोगों की तवज्जो हटाएंगे, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तो उधर ही आ जाएगी। आप समझते हैं आपको मसाइल का हल ठीक है। करना होगा, सिर्फ confusion हुकूमत फैलाने, आपके तवज्जो पास हटाने है, के लिए इस पे बात की इसका जा रही है, इदराक न्याय साहब। रखना होगा कि ठीक। आप पे हुकूमत है, आपने इसको हसन साहब चलानी की तरफ है। जाएंगे जी। ठीक है हसन साहब, सूबा के फंड्स की तकसीम के हवाले से तो वैसे ही बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अब इस सूरत में फिर इस पे बात होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब की बात दुरुस्त है? नहीं, उसका अपना एक ज़ाती ख्याल है, लेकिन वो ढंग की बात है, बात दुरुस्त है। मैं मतलब दैट्स द वे आई फील अबाउट इट। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, जो कुछ मैं जानता हूँ, मतलब एजुकेशन, एक मुल्क जो पहले ही वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तकसीम हुआ है, आप एजुकेशन देख के आप क्या निकालना चाह रहे हैं, उसमें से क्या करना चाह रहे हो आप? एक छोटी सी मिसाल है, मतलब उसमें ढंग की बातें भी हैं, उसमें काफ़ी सारी फजूल बातें भी हैं। अगर उनको आप रिविजिट कर लेते हो तो हर्ज कोई नहीं है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। वह आप ख्वाहिशों पे या सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना जी, नहीं हो सकता, वो मुझे भी पता है। वो अकेले कैसे कर लेंगे, सबको पता है। ये जो कैमरे के पीछे खड़ा है इसको ये भी जानता है। वो बात उसने कि एक बात की है, बस ठीक है। वो हर वक्त जुगते मारता रहता है भांडों की तरह, तो वो अगर उसने कोई ढंग की बात कर दी है तो अच्छा है, मुनासिब बात है, कोई हर्ज नहीं है सोचने में। सही, दुरुस्त समझते हैं आप फवाद चौधरी की इस बात को। सत्तार साहब, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि कई आर्टिकल्स अच्छे हैं और कई बुरे हैं, अगर आप इस पे बात करना चाहें कि वो किन आर्टिकल्स को बुरा कह रहे होंगे फवाद चौधरी साहब? देखिए, मुझे तो नहीं पता, वो तो फवाद चौधरी साहब भी बता सकते हैं। एकेडमिकली बिल्कुल ठीक बात है, जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है ये इवॉल्विंग चीजें हैं, ये हरफ आखिर नहीं होती। सोसाइटी स्टेट की नीड्स जैसे इवॉल्व होती हैं वैसे उसके कवानीन भी तब्दील होते चले जाते हैं, और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब ये तो इसमें ये तो डिस्प्यूटेड बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम उस माइंडसेट के साथ आती है जिससे में ये समझा जाता है कि एक ऑटोक्रेटिक वन पार्टी सिस्टम आप इस मुल्क में चला सकते हैं, एक यूनिटरी सिस्टम इस मुल्क में चला सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फेडरेशन है। जो माइंडसेट प्रॉब्लमेटिक है उसी के बारे में शायद जालिब ने लिखा था कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, और उसमें जिक्र उन्होंने किया था बांग्लादेश का भी, कि इसी वजह से हमने इस मुल्क का आधा हिस्सा गवा दिया है, इस माइंडसेट के साथ कि हम सेंटर से बैठ के हर चीज को कंट्रोल करेंगे। ऐसा ना कीजिए, ये माइंडसेट अच्छा नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम कहां से आ रही है? देखिए, एक आवाज उठी कि 18वीं तरमीम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुई है, ये हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब ये जब एक तरफ से बात स्टार्ट हो जाती है, फिर उसे एक यहां पे हम देखते हैं कि कोरस स्टार्ट होता है उसके इर्द गिर्द कि जी ये 18वीं तरमीम को किसी तरह से अनडू किया जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एनएफसी अवार्ड जो कानून में अब लिख दिया गया आइन के अंदर, वो ये है कि एक दफा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एनएफसी की, उसे आप अनडू नहीं कर सकते, वापस रिवर्स नहीं कर सकते, प्रोविंसेस का हिस्सा कम नहीं कर सकते। जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले थी उसमें फेडरेशन का हिस्सा ज्यादा था, प्रोविंसेस का कम था। 18th अमेंडमेंट के बाद वो बैलेंस शिफ्ट हो गया। वो बैलेंस शिफ्ट हो गया तो अब डिफेंस बजट पे करने के बाद, अपने डेट बर्डन पे करने के बाद हमारे पास पैसे नहीं बचते फेडरेशन के पास, जिसकी वजह से डेफिसिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है। इसका एक हल तो ये है कि आप एनएफसी को या 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करके अगले 5-7 साल के लिए कोई ना कोई अपने लिए हल तलाश कर लें। दूसरा ये है कि कोई, और वो कब तक आपके बजट्स की सपोर्ट करेगा अगर आप इस तरह का हल निकालेंगे। दूसरा ये है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए जो बेसिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होती हैं इकोनॉमी की, रेवेन्यू जनरेशन की, जिस तरह से रियासतें चलती हैं उस तरह से इसे चलाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे डेफिसिट्स एक नेचुरल तरीके से कम हो, ना कि ये कि आप जो अभी प्रोविंसेस का हिस्सा है वो उनसे वापस लेके अपने डेफिसिट को टेम्परेरीली कम करें। ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के थ्रू इसे रिजॉल्व करने की अगर हमने कोशिश की तो हमारी फेडरेशन कमजोर होएगी, हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होएगी और हमारा मुल्क कमजोर होगा। सही, लेकिन साथ ही आप समझते हैं कि फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, कवानीन में वक्त के साथ साथ तरामीम, बिल्कुल बात हो सकती है, कोई हरफ आखिर नहीं है।
बात हो सकती है इस पे। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ हम आएंगे, जानना चाहेंगे आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत पहले कह चुके हैं कि विफाक को मजीद मिलने चाहिए कुछ इख्तियारात, तो आपके ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं उसमें एतराज़ किन आर्टिकल्स के ऊपर होगा 18वीं तरमीम के? देखिए जी, इस वक्त इस्लामाबाद में अगर आप बात करें तो 5 टोटल वजारतें होंगी या 6 टोटल वजारतें होंगी, जिसमें और इसी तरह सारी वजारतें उठा के सूबे को दे दी गई हैं। कोई हर्ज नहीं है, आपकी पार्लियामेंट ने आपके सूबों को इख्तियारात दिए हैं तो देने चाहिए, बिल्कुल पार्लियामेंट का हक है, देने चाहिए। मगर ये बात ये है कि जब आप अपने घर में एक मुलाजम रखते हैं तो उसका भी टेस्ट ले लेते हैं कि इसको कपड़े इस्त्री करने आते हैं, इसको कुकिंग करनी आती है, ये सफाई ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता। मुल्क के इतने बड़े फैसले करते हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए। कल तक वो जरदारी साहब कह रहे थे कि नवाज साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, वो उधर कह रहे थे कि ये सिंध कार्ड खेलते हैं। तो दोनों को अपना अपना सूबा सूट करता था, दोनों ने जल्दी की, तीसरे साथ मिल गए, एएनपी और कॉमप्रस्त मिल गए, वो पहले ही सूबा खेल रहे थे, तो उन्होंने उठा के सारे इकट्ठे होके तो सारे कुछ दे दिया। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी होंगी लेकिन बहुत सारी बुरी भी होंगी, लेकिन मुझे कोई 2-4 काम बता दें जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों में इनकलाब आ गया हो। इन्होंने जिंदगियां तबाह कर दी हैं सूबों के, उधर अपने ये उधर माफियाज बन के बैठ गए और वफाक का चेक ही को नहीं रहा। ठीक, इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया इस मामले के ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों मामला जिसके ऊपर डिस्कशन आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।